हल्ला नहीं। आई 2025-26 में इंपॉर्टेंट जो ऑपरेशन हुआ है, ठीक है, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, पानी पढ़ो जी। ठीक है, ऑपरेशन कहेगा एपिक फ्यूरी। ठीक है, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु और सैन्य बुनियादी ढांचों को नष्ट करने के लिए एपिक फ्यूरी चलाया था। किसके द्वारा? अमेरिका द्वारा। अमेरिका द्वारा पढ़ाए थे ना हम लोग कि एपिक फ्यूरी कौन चलाया था? अमेरिका। अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु और सैन्य बुनियादी ढांचों को नष्ट करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था, एपिक फ्यूरी। तो ईरान के सैन्य ढांचों को नष्ट करने के लिए अमेरिका द्वारा क्या चलाया गया था? एपिक फ्यूरी। एपिक फ्यूरी सबको बोलिएगा, एक दो बार बोलिएगा, याद हो जाता है। ठीक है, एपिक फ्यूरी कहेगा ऑपरेशन मेगा बुरू। ऑपरेशन मेगा, ऐसा नाम बोलता है, झारखंड का नाम याद रखिएगा। किसका नाम? झारखंड। तो झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा और कोल्हान के, ठीक है, कोल्हान के जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ चलाया गया अभियान था। ठीक है, तो कहेगा कि झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा और कोल्हान जंगलों के नक्सलियों के खिलाफ चलाया गया ऑपरेशन था, ऑपरेशन मेगा बुरू। कहेगा ऑपरेशन मेगा बुरू कहा? झारखंड। झारखंड में कौन जिला में? पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम जिला में। और वहां के जंगल याद रखिएगा, सारंडा और कौन सा जिला? कोल्हान। सारंडा और आपको थोड़ा सा याद होगा तो सारंडा वंश विवरण पढ़ा था आपको झारखंड में, याद है किसी को? सारंडा वंश विवरण पूछता है एग्जाम में, कहां पे है? झारखंड। जो बता रहे हैं याद कर लीजिए, सारंडा और कोल्हान के जंगलों में, ये जंगल मिलेगा पश्चिमी सिंहभूम में, और ये आपका कहां पे? झारखंड में। कहां पे? झारखंड। ऑपरेशन मेगा बुरू, ऑपरेशन मेगा, दो ऑपरेशन याद हो गया। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अमेरिका द्वारा ईरान के सैन्य ठिकानों को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। ऑपरेशन मेगा बुरू झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम के सारंडा और कोल्हान के जंगलों में आतंकवादियों को ठिकाना लगाने के लिए, नष्ट करने के लिए चलाया गया था मेगा बुरू। चलिए, ऑपरेशन स्वदेश, ऑपरेशन। तो ईरान में हिंसक प्रदर्शनों को देखते हुए केंद्र सरकार ने ऑपरेशन क्या बताया आपको? ऑपरेशन स्वदेश, ऑपरेशन स्वदेश। ईरान में हिंसक प्रदर्शनों को देखते हुए, ईरान में हिंसक प्रदर्शनों को देखते हुए केंद्र सरकार ने ईरान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापसी के लिए शुरू किया था ऑपरेशन स्वदेश, यानी हम लोग चलाए। अरे मतलब बोलना वही चाह रहा वो कि भारतीयों को सुरक्षित वापसी के लिए शुरू किया गया केंद्र सरकार के द्वारा, यानी भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन स्वदेश शुरू किया गया। और रटने जो इसमें जो लैंग्वेज एज इट इज लिखा हुआ है वैसे रटना नहीं है आपको, बस मन में स्वदेश आए तो यही याद रखना है। ध्यान सुन, देखो पढ़ाए गए ध्यान सुनेगा वही चीज याद रहेगा। ठीक है, पढ़ाए गए मजाक नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या बोले? ऑपरेशन स्वदेश। स्वदेश में क्या बताया कि ईरान में जो हिंसक प्रदर्शन देखते हुए, जो हिंसक प्रदर्शन हो रहा है ईरान में, भारत के आपका सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा वहां फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन स्वदेश चला। नंबर रटना नहीं है, मन में स्वदेश यानी स्वदेश लाने के लिए। ईरान में जो दंगा फसाद हो रहा था, ईरान में जो आपका प्रदर्शन, हिंसक प्रदर्शन हो रहा था, उससे भारतीय वो लोग जो आहत हो रहे थे, वहां पर फंसे हुए थे, उसको ईरान से भारत लाने के लिए ऑपरेशन स्वदेश। 3 ऑपरेशन, फिर से हम तीनों बोल देंगे, हम बार बार बोलेंगे, आपको तो लगेगा लाइन में लाइन याद होगा। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। कहेगा ऑपरेशन, कहेगा आपका मेगा बुरू। ठीक है, ऑपरेशन मेगा क्या था? झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम के आपका 2 गो जंगल, इसका नाम है कोल्हान एगो सारंडा। कोल्हान एगो सारंडा, वहां पे छिपे आतंकवादियों को ढेर करने के लिए या उसको खात्मा करने के लिए ऑपरेशन मेगा बुरू। ऑपरेशन कहेगा अपना एपिक फ्यूरी अमेरिका के द्वारा ईरान के सैन्य ठिकानों को नष्ट करने के लिए, ध्वस्त करने के लिए क्या चलेगा? ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। कहेगा ऑपरेशन, कहेगा आपका स्वदेश। तो ईरान में जो आपका प्रदर्शन आपका हो रहा था, जो आपका दंगा हो रहा था, ठीक है, वो आपका हिंसक प्रदर्शन जो हो रहा था, उससे भारतीयों को भारत लाने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा। ऑपरेशन स्वदेश हम लोग चलाए। कौन चलाया? आगे ऑपरेशन, अगर सबको एकदम लाइन बाय लाइन याद कर लेना तो ध्यान सुनिए।
ठीक है, ध्यान से आगे कहेगा ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, ठीक है, ऑपरेशन रिजोल्यूट रिजॉल्व कहेगा इसके तहत अमेरिकी सेना ने डेल्टा फोर्सेस ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति, ठीक है, निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क लाया। देखिए एक ऑपरेशन चलाया गया, ध्यान समझिएगा, एक ऑपरेशन चलाया एब्सोल्यूट रिजॉल्व, ठीक है, एब्सोल्यूट रिजॉल्व। एब्सोल्यूट रिजॉल्व में क्या बोला कि अमेरिका के जो डेल्टा फोर्स है, एक फोर्स है, इसका नाम है डेल्टा फोर्स, ठीक है, हम लोग अपना फोर्स का नाम अलग रखते हैं, तो वैसे अमेरिका के जो डेल्टा फोर्स है वो निकोलस मादुरो, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को न्यूयॉर्क में आपका लेके आया। उस ऑपरेशन का नाम क्या था अपना? एब्सोल्यूट रिजॉल्व, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। बोले चार सबको दिमाग में रहा है, तो हम आपको याद करवाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना आराम से सॉफ्ट लैंडिंग करवा रहे हैं, ठीक है, यही हम अगर बोल देंगे कंफ्यूजन होना स्टार्ट होगा, तो आराम से समझिएगा अपने लैंग्वेज में, मेरे लैंग्वेज में, ठीक है, वैसे क्या होगा दम बैठ जाएगा दिल दिमाग में, ठीक है। तो याद रखना ऑपरेशन कहेगा आपसे कि आपका एब्सोल्यूट रिजॉल्व किस लिए, तो अमेरिका चलाया, पहली बात तो क्यों चलाया, तो आपका निकोलस मादुरो, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने के लिए, शॉर्ट में ही नहीं याद रखेंगे, और न्यूयॉर्क लाया। कहां लाया? कहेगा ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस, ठीक है, ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस, एनसीबी, एनसीबी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, एनसीबी का बोलो क्या होता है? नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो किताब है जी, पीछे से पट्टल तो वैसे रख दिया सब को चिथरी हो जाए, ठीक है, अच्छा से उसको किताब उठाओ नीचे रख दो आराम से। ऑपरेशन कहेगा क्रिस्टल फोर्ट्रेस कहेगा किसके लिए, तो एनसीबी और दिल्ली पुलिस ने ड्रग्स कहेगा आपका सिंडिकेट्स को खत्म करने के लिए शुरू किया है, तो ड्रग्स सिंडिकेट्स, ठीक है, क्रिस्टल ऑपरेशन कहेगा क्रिस्टल फोर्ट्रेस, ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस, देखिए ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस क्या है, ड्रग्स जो है उसके लिए एनसीबी और दिल्ली पुलिस, एनसीबी और उसको खत्म करने के लिए आया, ठीक है, एनसीबी नेशनल नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, नारकोटिक मतलब वही सब होता है, ठीक है, नारकोटिक समझते हैं ना जी आप लोग, ठीक है, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, उसको कंट्रोल कर, नारकोटिक जो जहरीली चीज होता है, जो ये सब चीज नशीली चीज होता है, उसको नारकोटिक्स कहते हैं, क्या कहते हैं। तो याद रखना है कि ऑपरेशन, ठीक है, क्रिस्टल फोर्ट्रेस किसके लिए, तो एनसीबी और दिल्ली पुलिस ने ड्रग सिंडिकेट को खत्म करने के लिए शुरू किया। खत्म, ऑपरेशन हॉक आई, इसके तहत अमेरिकी सेना ने सीरिया में आईएसआईएस ठिकानों पर बड़ी एयर स्ट्राइक की है, ठीक है, अमेरिका वाला जो है आपका अमेरिकी सेना सीरिया के कौन से आईएसआईएस ठिकाना पर, ठीक है, जो आईएसआईएस का जो ठिकाना है ना सीरिया में, उसमें अमेरिका वाला क्या किया, हमला, क्या किया, तो इसके लिए ऑपरेशन चला, ऑपरेशन हॉक आई, ऑपरेशन हॉक, ठीक है, हॉक मतलब क्या होता है, बाज, और हॉक मतलब कुछ बाज या गिरल कुछ होता होगा ना, ठीक है, हॉक अरे कहते बाज की आंख में, तो उस तरह का मतलब ऑपरेशन हॉक आई, ऐसा समझिएगा, याद रखिए, जिसे ऊपर से एकदम देखा, ठीक है, वहां पर सैन्य ठिकाना पर आईएसआईएस के ठिकाना पर हमला किया, सीरिया में ये चीज है, और अमेरिका वाला किया, कौन किया, याद हो रहा आप लोगों को, एक बार रिवाइज करिए जल्दी से, बताइएगा ऑपरेशन आई हॉक किसके लिए, अमेरिका वाला सीरिया के आईएसआईएस ठिकानों पर हमला करने के लिए, ऑपरेशन आई हॉक। ऑपरेशन कहेगा आपसे मेगा बुरु, जल्दी से बताइए, झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला के, ठीक है, सारंडा और कौन सा जंगल, कौन जिला, कोल्हान के जंगलों पे आपके छिपे जो आतंकवादियों को ठिकाना लगाने के लिए ऑपरेशन कहेगा आपसे, ऑपरेशन कहेगा कि आपका कौन सा, किसके लिए, ईरान, ठीक है, ईरान में जो फंसे भारतीय थे उसको लाने के लिए हम लोग चलाए, जो हिंसा को वहां प्रदर्शन हो रहा था उससे बचाने के लिए नहीं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अमेरिका वाला ईरान के खिलाफ चलाया था, एपिक फ्यूरी, एपिक, और कहेगा ऑपरेशन कहेगा एब्सोल्यूट रिजॉल्व किसके लिए, अमेरिका वाला चलाया था निकोलस मादुरो को पकड़ने के लिए, बस शॉर्ट नाम को इतना याद रखना है, बाकी डिटेल्स है तो अपने याद रखिएगा कि आपका निकोलस मादुरो कहाँ का, वेनेजुएला के राष्ट्रपति, और उसके बाद न्यूयॉर्क लाया, कहाँ लाया, न्यूयॉर्क जेल में बंद कर दिया।
ऑपरेशन सागर बंधु कहेगा तो चक्रवात दित्वाह से प्रभावित, चक्रवात एक दित्वाह आया था, ठीक है, दित्वाह चक्रवात, ठीक है, आपका कहां पे, श्रीलंका, कहां पे, अरे दित्वाह का नामकरण कौन किया था, यमन, दित्वाह का नामकरण कौन किया था, यमन, ठीक है, याद रखिएगा। दित्वाह चक्रवात का नामकरण पूछा कौन, यमन, और श्रीलंका में आया था कहां, श्रीलंका, याद रखिए, वही पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। कहेगा चक्रवात दित्वाह से प्रभावित श्रीलंका के लोगों को बचाने और राहत कार्य के लिए भारत सरकार को चलाया गया था ऑपरेशन सागर बंधु, ऑपरेशन सागर बंधु। और थाईलैंड के द्वारा जो ऑपरेशन का नाम रखा गया था, थाईलैंड के द्वारा जो चक्रवात का नाम रखा गया था, उसका नाम क्या था, मोन था, जिसका मतलब होता है सुगंधित पुष्प, जिसका मतलब क्या होगा, फ्रैग्रेंट आपका फ्लावर, ठीक है, याद रखिएगा, इसका मतलब होता है सुगंधित पुष्प, ठीक है, याद रखना है, मोन था, कहां, कौन रखा था, और दित्वाह का नामकरण यमन, यमन की रानी कहां है, साना, यमन, दित्वाह समझ में आया क्या। श्रीलंका में जो चक्रवात आया था, वहां के लोगों को बचाने के लिए हम लोग चलाए थे ऑपरेशन सागर बंधु। ऑपरेशन एक हॉक है, देखो अभी ऑपरेशन हॉक आई था, वो भी वही चीज, ठीक है, तो यार ऑपरेशन हॉक तो क्या है, सीबीआई द्वारा ऑनलाइन बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए चलाया है। क्या खोल दी, ऑपरेशन सागर बंधु, ऑपरेशन हॉक याद हो गया, सीबीआई द्वारा चलाया गया था। ध्यान सुनिए, हॉक आई और हॉक में क्या अंतर है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस दूर हो जाएगा, अभी समझ में आ जाएगा। देखिए हॉक आई बोलेगा तो आपको याद रखना है एनसीबी और दिल्ली पुलिस द्वारा जो आपका ड्रग्स जो होता है, अच्छा आइए सर, ठीक है, हम समझ गया, अमेरिका वाले सीरिया पर ISI सैन ठिकाना पर जो वो क्या था, वो आपका क्या था, आपका अपराध। मगर कहेगा ऑपरेशन हॉक बोलेगा तो तुमको क्या रखना है, सीबीआई द्वारा, किसके द्वारा, बाल यौन शोषण से जुड़े जो साइबर अपराध इस वाला जो हो रहा है, उसको खत्म करने के लिए आपको चलाया गया क्या, तो हॉक आई और हॉक समझना है, दोनों एक ही नहीं है, इनमें से हॉक बोले तो वही वाला मार देंगे। ऑपरेशन हॉक आई बोलेगा तो सीरिया में ISI, ट्रिक भी याद रख लीजिएगा, हॉक आई है तो ISI है, याद रखना, सीरिया के संगठन है, आतंकवादी संगठन से बोला जाता है, ठीक है, और उस पर हमला करने के लिए अमेरिका ने चलाया था। और कहेगा ऑपरेशन हॉक तो सीबीआई द्वारा बाल और शोषण जुड़े साइबर अपराध जो हो रहा है उसको खत्म करने के लिए, रोकने के लिए चलाया हॉक। ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन किस लिए चला, ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन सुनिए, राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा चलाया गया, एक राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा चलाया गया एक महत्वपूर्ण राष्ट्रव्यापी एंटी नार्कोटिक अभियान। ये भी तो वही बात हो गया, नहीं एंटी नार्कोटिक में तो वही ड्रग्स वाला आ गया बात, ठीक है, तो एंटी नार्कोटिक के लिए भी आपका व्हाइट कोल्ड्रन चला है, ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन, ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन, ऑपरेशन व्हाइट। सबको ध्यान सुन, जब पूछते हैं बोलती नहीं तुम लोग, कहाँ खो जाती है पता नहीं चलता है, इतना गर्मी में पड़ रही है फिर भी दिमाग नहीं तुमको वो हो रहा है कि हाँ ध्यान सुने, ठीक है, सबको ध्यान सुनो, समझी। ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा चलाया गया एक महत्वपूर्ण राष्ट्रव्यापी एंटी नार्कोटिक, ठीक है, अभियान चलाया गया है आपका किसके द्वारा, राजस्व खुफिया विभाग, राजस्व खुफिया विभाग द्वारा व्हाइट कोल्ड्रन, कौन सा व्हाइट, राजस्व खुफिया विभाग द्वारा व्हाइट क्यों, एंटी नार्कोटिक के लिए, बस एंटी लग गया और समझ आ गया, नार्कोटिक का उल्टा एंटी नार्कोटिक, इसको खत्म करने के लिए, ठीक है, अभियान चलाया गया। आइए कहेगा ऑपरेशन सदर्न स्पीयर, ठीक है, ऑपरेशन सदर्न स्पीयर होना चाहिए, नहीं सदर्न स्पीयर मतलब दक्षिणी आपका गोलार्ध में आपका ऑपरेशन का नाम है, तो ऑपरेशन सदर्न स्पीयर नार्को आतंकवादी नेटवर्क और मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा शुरू किया गया। नार्को आतंकवादी बोल ही रहा था, नार्को अभी तक कितना बार बता दिए, सब नशीला चीज सब वाला चीज, ठीक है, तो नार्को आतंकवादी नेटवर्क और मादक पदार्थों के तस्करी समझते हैं ना, जो उसका हेर फेरी हो रहा है इधर उधर जो है ना, स्मगलिंग, बहुत अच्छा, ठीक है, याद रखिएगा जो ये सब हो रहा है उस पर रोक लगाने के लिए ऑपरेशन कौन सा, सदर्न स्पीयर, ऑपरेशन सदर्न, अपना तो रहा है, अभी खड़ा करेंगे, ध्यान सुनिएगा, आगे बताइएगा, कहेगा ऑपरेशन फायर ट्रेल, ऑपरेशन फायर ट्रेल मतलब भारत में
चीनी पटाखों की गैर कानूनी तस्करी को रोकने के लिए। चीनी पटाखा बंद हो गया था, तो उसका गैर तस्करी, जैसे कहने का मतलब पटाखा बंद होगा मगर वहां मिले जुले लोग होंगे बॉर्डर पर जो आने देते होंगे और बेचा रहा होगा भारत में। ऐसा बहुत चीज बंद हो जाता है तो बंद हो जाता है, ऐसा नहीं ना है। जैसे आप अगर पैसा कमाने के लिए उल्टा पुल्टा भ्रष्टाचारी के लिए कुछ भी कर सकता है आदमी, बंद हो गया उसके बाद भी नीचे से ले रहा होगा, ठीक है। तो चीनी पटाखों को, चीनी पटाखे मतलब चीनी वाला पटाखा नहीं, चाइना का, ठीक है, चाइना फायर क्रैकर्स, ठीक है, याद रखिएगा, जो था उसके अवैध तस्करी को रोकने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया, ब्लैक फायर ट्रेल। फायर में तो समझिए क्या, फायर क्रैकर से फायर याद रखिएगा, ठीक है। तो फायर ट्रेल, बोलिए फायर ट्रेल सुन के याद आ जाएगा, चीनी पटाखा के तस्करी को रोकने के लिए। तो भारत में चीनी पटाखों को गैर कानूनी तस्करी को रोकने के लिए, ठीक है, गैर, बोलिए, हाँ, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट सुनिए, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की सीमा पर करे गुट्टा पहाड़ी पर चलाया गया सबसे बड़ा नक्सल विरोधी ऑपरेशन। करे गुट्टा पहाड़ी, याद रखना, कौन सा पहाड़ी? छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के करे गुट्टा पहाड़ी पर सबसे बड़ा आतंकवादी विरोधी आपका चलाया गया ऑपरेशन, इसका नाम है ब्लैक। तो करेगुट्टा पहाड़ी पर चलाया गया सबसे बड़ा नक्सल विरोधी ऑपरेशन ब्लैक। तो बताइए ब्लैक फॉरेस्ट किसके लिए? छत्तीसगढ़ तेलंगाना के करेगुट्टा पहाड़ी पर चलाया गया नक्सल विरोधी अभियान था। इसका नाम क्या था? ब्लैक ऑपरेशन महादेव। बहुत बताइएगा। इसके भारतीय सेना द्वारा श्रीनगर के लिडवास इलाके में 3 आतंकवादियों को मार गिराया। ऑपरेशन महादेव के तहत श्रीनगर के लिडवास जो इलाका है वहां 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिए भारतीय सेना। उसके लिए महादेव चलाया था ऑपरेशन। तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के लिडवास इलाका में 3 आतंकवादियों को ढेर करने के लिए कौन सा ऑपरेशन? 3 आतंकवादियों, तीनों आंख से हम देख लिए महादेव, तीनों को आंख नहीं ऐसा लगा। 3 आतंकवादियों को ढेर करने के लिए लिडवास ऑपरेशन महादेव। जैसे महादेव आए तो महादेव का 3 आंख है, 3 आंख से 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया ऑपरेशन। या तो वो खड़ा हो जाओ जल्दी से, स्टैंड अप। बताओ ऑपरेशन सागर बंदूक कौन चलाया, क्यों चलाया? आराम सोचो। बैठ जाओ। ऑपरेशन सागर बंदूक श्रीलंका में जो दितवाह तूफान आया था, चक्रवात आया था, उससे वहां राहत पहुंचाने के लिए हम लोग चलाए थे ऑपरेशन। याद आया? चलिए आप खड़ा हो जाइएगा। खड़ा हो जाइए पहले, आज ही नहीं खड़ा हो जाइए। ऑपरेशन आप बताए हॉक। बहुत अच्छा, इतना बोल दिया मन खुश हो गया, ठीक है। ऑपरेशन हॉक याद रखेगा, सीबीआई द्वारा याद रखेगा, जो यौन शोषण, बाल यौन शोषण, साइबर अपराध जुड़ा हुआ है उसको रोकने के लिए। बहुत अच्छा, बैठ जाइए, ठीक है। आकाश खड़ा हो जाओ, जल्दी आओ, लेट नहीं करो, स्टैंड अप। बोलो ऑपरेशन सदर्न स्फीयर कौन चलाएगा? ऑपरेशन सदर्न स्फीयर अमेरिका चला था, क्यों? क्या करने के लिए? खाने के लिए? खड़ा हो जाओ। आरती शुक्ला। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। अरे निकोलस मादुरो को पढ़ा ना, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के लिए ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। चलो दसना भी खड़ा हो जाओ। बता दो महादेव, ऑपरेशन महादेव। लिडवास जगह जो क्षेत्र था उसके 3 आतंकवादी ठिकाने लगाने। बैठ जाओ, खड़ा हो जाओ। बताओ तुम ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन किसके लिए? व्हाइट कोल्ड्रन से लग ही रहा है कि वो वाला बात होगा, नारकोटिक वाला नहीं। को
राजास को प्रेवेंसी चलाएगा वो तो मेरे को तुम बोल रही है दोबारा एंटी नारकोटिक्स बैठ देखो ये बताएगी वो छोटी खड़ा हो जा कि आपको याद भी होना चाहिए आप लोग खाली टंडेली कर रहे हैं हम देख रहे हैं बताएगा ऑपरेशन हॉक आई IIS हाँ IS नहीं IS सीरिया के ISIS ठिकानों को ठिकाना लगाने के लिए आपका अमेरिका द्वारा चलाया गया था है कि नहीं। चलो फूसा खड़ा हो जाओ आगे ऑपरेशन फायर ट्रेल था फायर ट्रेल चीनी टाकू ठीक है बैठ जाओ जो तस्तरिया बहस हो रहा था तुम तो छोटी खड़ा हो जाओ बहुत बैठी तुम बोलो ऑपरेशन तुम बताओ क्रिस्टल फोर्ट्रेस अभी बताए एनसीबी और दिल्ली पुलिस द्वारा चलाया गया बताओ कहां चलाया गया लाया गया था ड्रग्स लाया गया था ऑपरेशन मुस्कान आइए मुस्कान पे बताते हैं इसके तहत तेलंगाना पुलिस 7600 बच्चों को शोषण से बचाया है। अब 7600 बच्चा जो है उसको शोषण से बचाएगा शोषण समझ रही है ना शोषण किसी भी तरह का हो सकता है वो बच्चा को आप ले लिए और उससे बहुत काम करवा रहे हैं वो भी तो शोषण हुआ जितना उम्र का बच्चा नहीं उससे ज्यादा उम्र का उससे काम करवा रहे हैं ठीक है या कुछ और उससे करवा रहे हैं तो आपका बच्चा को शोषण को रोकने के लिए 7600 बच्चा को तेलंगाना सरकार द्वारा चलाएगा ऑपरेशन शोषण से बचाएगा तो मुस्कान आएगी नहीं चेहरे पे बच्चों का आएगा कि नहीं आएगा तो आप भी मुस्काइए ठीक है ऑपरेशन मुस्कान इसके तहत तेलंगाना पुलिस ने 7600 बच्चों को शोषण से बचाना 7600 बच्चों को तो जैसे बोले ऑपरेशन मुस्कान तो 7600 बच्चों को शोषण से बचाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान ठीक है ऑपरेशन फाल्कन असम के गैंडोक के अवैध शिकार और अवैध वन्य जीव व्यापार को रोकने के लिए यानी याद तुमको ये रखना है मेनली गैंडा के लिए आया था ऑपरेशन फाल्कन क्या है ऑपरेशन तो असम में गैंडों को अवैध शिकार या वन्य जीव का अवैध शिकार को रोकने के लिए ऑपरेशन तो फाल्कन मुझे समझा ना फाल्कन 9 याद आ रहा फाल्कन 9 एलोन मस्क का वो रॉकेट का नाम है फाल्कन 9 याद है ठीक है तो वही फाल्कन का नाम पे ऑपरेशन फाल्कन गैंडा के अवैध शिकार को रोकने के लिए या वन्य जीव का अवैध शिकार को रोकने के लिए ऑपरेशन याद रहेगा फाल्कन तो ऑपरेशन फाल्कन बोलेगा तो असम गैंडा के अवैध शिकार को रोकने के लिए ऑपरेशन आगे बढ़ेगा ऑपरेशन कालनेमी तो उत्तराखंड सरकार द्वारा संतों या धार्मिक शक्तियों के भेष धारण करके ठगे या धोखा देने के खिलाफ आपका 10 जुलाई को चलाया गया था ऑपरेशन तो आराम से रखा नहीं कालनेमी यानी कि जो साधु महात्मा लोग होते हैं जो पुजारी लोग होते हैं उनके भेष में आतंकवादी जो होता है उसको खत्म करने के लिए उसको पहचान करने के लिए 10 जुलाई के दिन चलाया गया कौन सा कालनेमी क्या चलाया गया कहां पे चला था कहां चला है ऑपरेशन शिवा अभी महादेव पढ़े 3 गो ठिकाना करने के लिए यानी कि आपको बताए थे कि इल्डवास जो क्षेत्र है श्रीनगर में 3 आतंकवादियों को ढेर करने के लिए महादेव जब रट जाना है महादेव को 2-3 गो आता है कि नहीं एक शिवा एक महादेव तो शिवा अभी हम पढ़ रहे हैं ठीक है ध्यान से ऑपरेशन शिवा कहेगा तो भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ की सुरक्षित और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए अमरनाथ यात्रा सुरक्षित हो और सुचारू चलते रहे ऐसा इसके लिए ऑपरेशन शिवा तो अमरनाथ यात्रा के लिए महादेव नहीं है क्या है ऑपरेशन कौन सा ऑपरेशन अमरनाथ की यात्रा को सुरक्षित और सुचारू ढंग से चलाने के लिए क्लियर तुम आराम से याद करो हल्का दम लगेगा पढ़ लेगी तो बहुत हल्का लगने लगेगा ऑपरेशन मिडनाइट हैमर अमेरिका द्वारा ईरान पे चलाया गया था नहीं तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों के लिए किए गए बड़े सैन्य हमले
को कोडनेम का नाम रखा था, क्या? मिडनाइट। यानी ईरान के परमाणु ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट, ऑपरेशन मिडनाइट, ऑपरेशन मिडनाइट, ऑपरेशन सिंधु। तो बता ही थे कि इजराइल और ईरान में जो युद्ध हो रहा है वहां से भारतीयों को सुरक्षित लाने के लिए ऑपरेशन भारत सरकार द्वारा इजराइल ईरान युद्ध के दौरान भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए 18 जून को, कितना जून को? ऑपरेशन सिंधु, ऑपरेशन कुछ रिवाइज करते हैं क्योंकि हवा कैसे पढ़ खत्म नहीं करना। आइए, ऑपरेशन सिंधु इजराइल हम बोलेंगे, अभी आप लोग सुनिएगा ध्यान से क्या क्या याद हुआ है आपको, ठीक है? फिर पूछेंगे तो बताइए, हल्का लगने लगेगा। ऑपरेशन सिंधु, ईरान और इजराइल में जो युद्ध हो रहा है वहां से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन, ठीक है? ऑपरेशन 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 अगर कहेगा, ठीक है, सागर बंधु कहेगा तो याद रखना है कि श्रीलंका में जो दितवा तूफान आया था उससे वहां के लोगों को राहत पहुंचाने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन सागर बंधु, ऑपरेशन हॉक आई कहेगा तो अमेरिका द्वारा सीरिया पर ISI ठिकानों को नष्ट करने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन कालनेमी बोलेगा तो आपको याद रखना उत्तराखंड में जो साधु के भेष में आतंकवादी है या पुजारी के भेष में जो आतंकवादी है उनको ढेर करने के लिए, उनको खात्मा करने के लिए कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन शिवा कहेगा अमरनाथ की यात्रा सुरक्षित और सुचारू ढंग से चलाने के लिए ऑपरेशन महादेव कहेगा तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के लिंडवास क्षेत्र में 3 आतंकवादी को ढेर करने के लिए ऑपरेशन महादेव, ऑपरेशन हॉक बोलेगा ऑपरेशन CBI द्वारा बाल यौन शोषण से पीड़ित आपका जो साइबर अपराध जो हो रहा है उसको रोकने के लिए ऑपरेशन और कहेगा कि अगर कहेगा आपसे कि ऑपरेशन अगर बोलेगा हॉक आई तो बता देना, ये सही वाला, ठीक है? ऑपरेशन मुस्कान 7600 बच्चा का तेलंगाना के सरकार द्वारा कितने देगा? 7600 बच्चों को आपका शोषण से बचाने के लिए आपका चलाया था ऑपरेशन मिडनाइट हैमर बोलेगा तो ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका द्वारा चलाया गया अभियान जो सैन्य कोड का नाम था वो क्या था? मिडनाइट। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी कहेगा तो अमेरिका द्वारा ईरान पर जो चलाया गया था उसका नाम क्या था? ऑपरेशन एपिक, ऑपरेशन एपिक। ऑपरेशन फाल्कन बोलेगा तो असम के जो गैंडा है या अवैध वन्य जीव शिकार को रोकने के लिए चलाया गया था क्या? अगर बताइए जैसे हम बोल रहे हैं आराम से याद हो जाए सॉफ्टली, ठीक है? तो बताइए कुछ भी आएगा तो आपसे छूटेगा लगभग। तो देखिए बोल भले बात कर, आप मेरे ऐसा होता थोड़ा पूरा कंफर्म नहीं बोल पाएगा, लड़खड़ा के बोलिएगा, मगर कहीं ना कहीं दिमाग में तो आपका है रहेगा, ऑप्शन है तो मार ही दीजिए, तो बस दिमाग में रखिएगा, ठीक है? उतना लगातार थोड़ी बोल पाएगा, थोड़ा तो प्रैक्टिस रहेगा आपका तब ही होगा, धीरे धीरे बोलवाएंगे आपको याद है, मगर याद हो गया होगा नहीं आपके मन, ठीक है? फाल्कन बोलने के बाद नहीं आता कि हाँ गैंडा के लिए असम में, और असम गैंडा क्यों बोला? कोई एक सिंह वाला गैंडा असम में फेमस है कि नहीं है कि नहीं? ठीक है, तो याद रखिएगा। तो इतना सारा बात याद हुआ आप लोगों को? याद हो रहा है? हो रहा ना? लड़का से कहा दो पुल है। मनीष जी बताइए खड़ा होकर, मिडनाइट हैमर क्यों चलाए थे हम लोग? बहुत, जब बैठ जाइए आप, बहुत अच्छा स्पीड में बोले आप, खड़ा हो जाओ। ऑपरेशन मुस्कान जैसे पूछना तुरंत दिमाग में आना चाहिए। 7600 बच्चा का ना, बैठ जा, खड़ा हो जाओ। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट कहां के छपे पे जाना बोला ना, ब्लैक फॉरेस्ट चला गया तो बैठ जाओ, इतना पकड़ लिया बहुत है। चलिए सुनिए, कहेगा आपसे ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस नहीं बताते हैं, सुनिए
इसके तहत ईरान ने इजराइल के खिलाफ, इसे तो पहले बता चुके तो याद होना चाहिए, ट्रू प्रॉमिस थ्री ईरान ने चलाया था इजराइल के खिलाफ, बस इतने याद रख लीजिए, ठीक है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस थ्री कहेगा तो ईरान के द्वारा इजराइल पर जो ऑपरेशन चलाया गया था, क्या नाम था? ट्रू प्रॉमिस। इसके तहत ईरान ने इजराइल के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर जवाबी मिसाइल ड्रोन हमला का नाम था, क्या? ट्रू प्रॉमिस। ऑपरेशन राइजिंग लायन इजराइल के द्वारा ईरान पर, इजराइल के द्वारा राइजिंग लायन। ट्रू प्रॉमिस थ्री ईरान के द्वारा इजराइल, मिडनाइट होमर अमेरिका के द्वारा ईरान पर, ठीक है, याद रहेगा। और कहेगा अमेरिका के द्वारा ही ईरान पर चलाया गया था एपिक फ्यूरी, तो इस बार का था ना एपिक फ्यूरी। दोनों का नाम रोरिंग लायन और एपिक फ्यूरी, दोनों एक ही चीज है, मगर इजराइल वाला खाली बोलेगा तो रोरिंग लायन, लायन रोरिंग जो भी है, मतलब ऐसा आएगा। और एपिक फ्यूरी क्या बोल रहा, बोलो बोल रहा, वो तो हाँ सही बोल रहा है तुम, वो बाद में शुरू में चलाया था, बहुत तुम पढ़ रहे हैं। आगे बताइएगा, कहेगा आपसे ऑपरेशन राइजिंग लायन कहेगा तो इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ किया गया एक बड़े पैमाने और अत्याधुनिक समन्वित सैन्य हमला था ऑपरेशन राइजिंग लायन। ऑपरेशन स्पाइडर वेब बोल रहा है, ऑपरेशन सुनिएगा क्या है। तो इसके तहत रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन ने रूस के सैन्य ठिकानों पर घातक ड्रोन हमला किया था। यूक्रेन छोटा देश यूक्रेन, और रूस के सैन्य ठिकानों पर घातक सैन्य ड्रोन हमला किया था, उसका नाम था स्पाइडर वेव। स्पाइडर मैन नहीं, वेव, स्पाइडर मैन थोड़ी होगा, ठीक है, स्पाइडर मैन, ठीक है, स्पाइडर मैन की तरह जाएगा चलिए ठीक है। और स्पाइडर वेव, याद है रूस यूक्रेन अभी भी चल रहा है, तो यूक्रेन द्वारा रूस पर अटैक किया गया था। स्पाइडर याद रहेगा, लेकिन आराम से बता रहा हूं, ध्यान सुनिए तो याद हो जाएगा। ऑपरेशन शील्ड बोल रहा है तो भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान सीमा सटे राज्यों में नागरिक सुरक्षा के लिए किया गया मॉक ड्रिल था। अभी हाल में मॉक ड्रिल हुआ होगा, सबको नहीं पता था, मॉक ड्रिल नहीं होने वाला था कि पाकिस्तान से युद्ध हो जाएगा, हम लोग का ये हो जाएगा, उससे पहले लाइट कटेगा आपका, और मॉक ड्रिल अंधेरा में कैसे आप अपने आप को वो करिएगा, बचाइएगा सुरक्षा, उसके लिए मॉक ड्रिल चला था। याद आ रहा है तुम लोगों? अभी हल्ला हुआ था ना थोड़ा देर पहले। हाँ देखो लाइट करा, सुनिए, कहेगा आपसे मॉक ड्रिल, तो ध्यान समझ लीजिए, भारत पाकिस्तान है तो एक दूसरे का सीमा तो लगता ही बात पाकिस्तान, तो भारत का वह सीमावर्ती राज्य जो पाकिस्तान से कहीं टच करता है, वो सब राज्यों में मॉक ड्रिल चलाया गया था, ऑपरेशन मॉक ड्रिल। सैन्य ठिकाना वो करने के लिए कि कोई अटैक होगा, देखिए अटैक कभी भी होगा तो पहले तो वहीं से स्टार्ट होगा, अगल बगल वाला जो राज्य रहेगा वहां के लोग, तो वहां के लोगों को ट्रेंड करने के लिए मॉक ड्रिल चलाया गया कि कैसे आप अपने आप को बचाइएगा, कैसे इस हालातों में निपटा जाता है जब ऐसा संकट आता है, तो उसके लिए आपका मॉक ड्रिल, ऑपरेशन शील्ड बोल रहा है, मॉक ड्रिल चलाया गया था, मॉक ड्रिल चलाया गया था ऑपरेशन शील्ड के तहत, ये बोल रहे हैं, ठीक है, याद होगा ऑपरेशन शील्ड, यानी अपने आप को शील्ड करके रखना है, बचा कर रखना, शील्ड में तो ही ना होगा। आगे कहेगा ऑपरेशन किलर, ऑपरेशन इसे तो बहुत पढ़ा है, याद है ना, भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर के शोपियान जिला में लश्कर तैयबा के आतंकवादी को खत्म करने के लिए, तो याद रखना है जम्मू कश्मीर के शोपियान जिला का नाम जरूर याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर का शोपियान जिला में जो लश्कर तैयबा जो आतंकवादी संगठन का नाम है, ठीक है, लश्कर LAT, जब पेपर में पढ़ेगा जैसे लिखा रहा, शॉर्ट में लिखा रहता है लश्कर तैयबा, ठीक है, तो लश्कर तैयबा को ठिकाना को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन कौन सा? किलर, ऑपरेशन किलर, जम्मू कश्मीर के शोपियान जिला में चलाया गया, जम्मू कश्मीर के शोपियान किलर। जैसे तुमको ई याद रहेगा कि सैंपन सलाब का पढ़ा है, तो अंगूर का होता है, इसमें तुम केला का मार देना, ठीक है, क्या किलर बोल रहे हैं, ठीक है, तो अंगूर तो कुछ पढ़ा ही नहीं है ऑपरेशन में, तुमको फल का नाम है देना केला, ठीक है, केला तो हर जगह अप्लाई हो रहा है। आगे तो या तो ऑपरेशन किलर, तो भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर के शोपियान जिला में लश्कर तैयबा के आतंकवादियों को खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन सिंदूर, पता ही हो आप लोग, भारत सरकार द्वारा पहलगाम आतंकवादी हमले के खिलाफ POK में आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करने के लिए 6 से 7 में चलाया गया था। POK पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड, पाक अधिकृत कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, POK पर चलाया गया था,
कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन 6 से 7 मई, 6 से ऑपरेशन चक्र 5 कहेगा तो सीबीआई द्वारा डिजिटल अरेस्ट स्कैम के खिलाफ, आजकल डिजिटली अरेस्ट हो रहा है, नहीं कोई फोन करेगा आपको, ठीक है, मतलब कहेगा कि आप ऐसे ऐसे किए हैं, ठीक है, तो ये सब गलत बात होता है। देखते हैं आजकल मोबाइल में आपका प्रचार को आता होगा, ठीक है, पंकज त्रिपाठी का नहीं आता है, और पंकज त्रिपाठी नहीं बोलता है, और वो नहीं बोल रहा है, उसने वो सही बोल रहा है, अरे वो सही बोल रहा है, वो बात नहीं बोल रहा है। अरे एक नहीं पंकज त्रिपाठी वाला प्रचार आता है, इसमें कहता है कि आप अपना, उसमें क्या होता है, कोई भी यूपीआई आपको कब, जैसे कोई पैसा पे करेगा तो आपको यूपीआई नंबर थोड़ी देना होता है, ठीक है, आपको अपने आप आया था, अपना नंबर खाली बताइएगा, है कि नहीं, और उसमें पैसा भी आने के लिए कहता है दवाई वाला ठीक है, तो वो चीज हमको बता रहा है। डिजिटल अरेस्ट क्या होता है कि आजकल आपको क्या करेगा, फोन करेगा कोई पुलिस के, हम पुलिस बोल रहे हैं, ठीक है, और कहेगा कि आप ये सब कांड कर दिए, ठीक है, जल्दी से इतना 1000 भेजिए, ठीक है, ये चीज मेरे पास भी आ चुका है, हाँ मजाक नहीं कर रहे, हम यही बैठे थे और हम भी डर गए एक वक्त के लिए, ऐसे बोला ना, जैसे हम चाहते थे कि हर चीज हम पढ़े हुए हैं, मगर उस समय दिमाग ने नहीं काम किया, ठीक है, एक बार फोन किया और पहले तो हम समझ गए कि झूठा होगा, क्योंकि यूपी से वो बोल रहा था, कह रहा यूपी पुलिस हम बोल रहे हैं, जो चलिए मेरे डीआईजी से बात की, यही बात की, जैसे उनको जब पहले बोलेगा तो बोले जय हिंद पहले बोलो, ठीक है, इसे जय हिंद बोलो यूं बताने पड़ रहा है, ठीक है, और हमको बोल रहा ना कि अति इस कांड किया है, ठीक है, तो हम कुछ तो नहीं किया अरे छोड़ो, समझ। सीबीआई द्वारा डिजिटल अरेस्ट स्कैम, ये स्कैम है तरह का, और इसको खत्म करने के लिए चला था क्या, तो भारत इसके तहत म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की मदद करने के लिए मानवीय सहायता भेजा था। और फिर ब्रह्मा बताए ही थे कि 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था म्यांमार में, कितना तीव्रता का, तीव्रता का भूकंप आया था, उसको राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा, ऑपरेशन आगे कहेगा आपसे कि ऑपरेशन डेविल हंट, क्या नाम है, क्या बांग्लादेश द्वारा देश को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे लोगों को गिरफ्तार करने के लिए, बांग्लादेश द्वारा देश को जो अस्थिर करने में जो लोग लगे, देखो पहली बात कि ऑपरेशन डेविल हंट, जो वहां के पहले प्रधानमंत्री शेख हसीना थी, उनके लोगों को, उनसे जुड़े लोगों को पकड़ने के लिए, जिसको बांग्लादेश मुक्ति मोर्चा पार्टी कहते हैं ना, अवामी लीग, बांग्लादेश अवामी लीग नहीं, बांग्लादेश अवामी लीग होगा, ठीक है, उसके लोगों को पकड़ने के लिए डेविल हंट चला था, क्या चला था, डेविल हंट, ठीक है, तो अवामी लीग जो आपका, जो उसके प्रधानमंत्री की जो पार्टी था, ठीक है, शेख हसीना का, उसके पार्टी के लोगों को पकड़ के मारने के लिए, पकड़ के जेल बंद करने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट चलाया गया था। तो यहाँ थोड़ा सा वो कर दिया है, मतलब दे दिया कि बांग्लादेश को जो नष्ट करने के खिलाफ जो लोग लगे हुए हैं उसको पकड़ने के लिए 50 से है, ठीक है, तो नष्ट करने के वही लोगों के लिए बोल रहा था, ठीक है, ऑपरेशन डेविल हंट, तो बांग्लादेश द्वारा देश को स्थिर करने की कोशिश कर रहे लोग गिरफ्तार करने के लिए ऑपरेशन सद्भावना, ऑपरेशन भारत सरकार द्वारा टाइफून यागी से म्यांमार, लाओस, वियतनाम की मदद के लिए, यागी चक्रवात आया था, याद है, म्यांमार, लाओस और वियतनाम, इन लोगों को राहत पहुंचाने के लिए हम लोग चलाए थे ऑपरेशन सद्भावना, क्या चलाए थे, ऑपरेशन कन्विक्शन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यौन उत्पीड़न तथा धर्म परिवर्तन को कम करने एवं इसमें संलिप्त अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन, तो यौन उत्पीड़न जो है या धर्म परिवर्तन को कम करने से जुड़े जो लोग हैं उसको क्या करने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए चला था ऑपरेशन कन्विक्शन। ऑपरेशन राइजिंग लायन, राइजिंग सन है, ऑपरेशन राइजिंग सन, याद रहेगा, ऑपरेशन राइजिंग सन, याद रखना, ऑपरेशन राइजिंग सन बोलेगा तो सोना के तस्करी से जुड़े 4 राज्यों को, जिलों को, ठीक है, ऑपरेशन चलाया गया था, किसके लिए, सोना के लिए, तो क्या राजस्व खुफिया निदेशालय, राजस्व खुफिया
4 राज्यों में सोने तस्करी के सिंडिकेट को उजागर करने के लिए, 4 राज्यों में सोने की तस्करी के सिंडिकेट को उजागर करने के लिए ऑपरेशन राइजिंग सन। राइजिंग लाइन अलग है, राइजिंग सन अलग है, ये बात भी याद रखेगा। ऑपरेशन बम्बी बकेट, उत्तराखंड वाला, जंगल में जो आग लगा था उसको बुझाने के लिए चला था ऑपरेशन बम्बी बकेट। ऑपरेशन मर्यादा, उत्तराखंड पुलिस द्वारा केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए ऑपरेशन मर्यादा। ऑपरेशन संकल्प, ऑपरेशन भारतीय सेना ने इसके तहत ईरानी जहाज अल कंबर और 23 पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्री लुटेरों से बचाने के लिए ऑपरेशन अल कंबर, ऑपरेशन अल कंबर याद रखना है। तो ऑपरेशन कहेगा, आपसे सुनो, ऑपरेशन कहेगा शील्ड, तो कहेगा इजराइल ने ईरानी हमले रोकने के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम दिया था। कौन? ऑपरेशन शील्ड। तो इजराइल ने ईरानी हमले के बाद अपने डिफेंस ऑपरेशन का नाम क्या दिया था? ऑपरेशन शील्ड। ऑपरेशन संकल्प भारतीय सेना के तहत, भारतीय सेना ने इसके तहत ईरानी जहाज अल कंबर, ईरानी जहाज कौन सा, और 23 पाकिस्तानी नागरिकों को समुद्री लुटेरों से बचाया था। 23 पाकिस्तानी नागरिकों को और ईरानी जहाज अल कंबर को समुद्री लुटेरों से बचाया गया था। ऑपरेशन किसके द्वारा? ऑपरेशन इंद्रावती किसके लिए था? हाँ, हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा पहल? ऑपरेशन इंद्रावती। ऑपरेशन कामधेनु अगर पूछेगा तो जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा मवेशी तस्करी पर नकेल कसने के लिए कहेगा जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा, मवेशी समझते हैं ना, जानवर, मवेशी मतलब कि तस्करी को रोकने के लिए बहुत जानवर का तस्करी होता है बॉर्डर इलाका पे, ठीक है, बहुत आपका उधर से इधर आर पार कर दिया था, बहुत पैसा कमाने वाला कमाता है वहां जो सैनिक लोग होता है, ठीक है, क्योंकि उसी के परमिशन से आएगा। जैसे भले सरकार का ऑर्डर है कि नहीं आने देना, और वहां पर जो लोग खड़ा है कुछ चंद पैसों के लिए बिक जाता है। कुछ पैसा देगा तो तू सोचेगा लाख दिला, उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है। कोई देगा पार कर देगा 10 को भैंस 10 को गाय, ठीक है। जैसे आप समझ नहीं रहे हम क्या बोलना चाह रहे हैं। मेरा ये बोलना है कि देखिए क्या होता है कि गाय भैंस ये सब जो है पाकिस्तानी लोग तो सब खाता भी है ना, तो यहाँ से सप्लाई वप्लाई पैसा वैसा दे के, ठीक है। जैसे कैसा होता है कि जो बछड़ा होता है, एक बाछी होती है एक बछड़ा होता है ना, तो उस सब का तो कुछ वो है नहीं, तो उसको क्या करता है बेच देता है, तस्करी करता है, मतलब अपना देश में इधर पाकिस्तान बांग्लादेश सब में ऐसा करके बॉर्डर पर है ये है, तो बहुत जानवर का तस्करी होता है। तो जानवर के तस्करी को रोकने के लिए अब क्या चला था, और कामधेनु तो दुधारू पशु का था, कामधेनु बोल रहा था तो दूध देने वाले पशु था, उसका तस्करी को अवैध को रोकने के लिए चला था। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा मवेशी तस्करी पर नकेल कसने के लिए क्या चला था, याद रहेगा। एक दो बार और रिवाइज कर लीजिएगा, इसको याद रहेगा कि जैसे पढ़ाए खाली एक बार पढ़ लीजिएगा, ऑप्शन आएगा अपने पढ़ा जाएगा। किसका है ये? अभी कोई अथी नहीं, हम वाताग्र पढ़ाए थे 5 मिनट में एक बार रिवाइज वाताग्र का। वाताग्र आपको हम बताए थे ठंडी हवा और गर्म हवा के बीच का जो क्षेत्र बन जाता है उसी को फ्रंट या वाताग्र कहते हैं। क्या बोलते? एक शीत वाताग्र पढ़े थे हम लोग, ठीक है। ठंडा वाला गरम वाला को ऊपर को ढकेलेगा अपना ठेठ भाषा में। ठंडा वाला जो हवा है गर्म हवा को ऊपर की ओर, और गर्म हवा ठंडा हवा को नीचे की ओर दबाएगा या ढकलेगा। जो बोलना है बोल दीजिए, बात एक ही है। जैसे नहीं बोला था कि चाकू पर या तरबूजे चाकू पर गिरे वो बोला बात होता है कि नहीं। आगे औचर बताओ क्या था, जब सेम रहे कोई ऊपर न उठे, है कि नहीं, स्थिर उसी को बोलते हैं, ठीक है। कोई ऊपर नहीं उठे मतलब स्थिर रहा। आगे अधिविष्ट वातावरण इसको बोलेंगे, जो धरातल से बहुत ऊंचा उठ जाए, अधिविष्ट वातावरण। आकाश यादव कैसा वातावरण बोल कर हाँ तो बोल सकते हैं ना, पागल की तरह से कुछ करती है। आगे कहेगा वाताग्र मध्य अक्षांशों में निर्मित होता है। वाताग्र कहाँ उत्पन्न होगा, ये भी एक याद रखिएगा बात के, मध्य अक्षांश में ही आपको वाताग्र उत्पन्न होगा। कौन सा अक्षांश में? और तीव्र वायु दाब व तापमान प्रवणता इसकी विशेषता है।
तीव्र वायुदाब और तापमान से क्या है, तो कहेगा वातावरण की विशेषता क्या है, तो तीव्र वायुदाब और तापमान, तीव्र वायुदाब और तीव्र वायुदाब और इसकी क्या है, क्या है जी, बहुत अच्छा। और ये तापमान में अचानक बदलाव लाते हैं, वातावरण आएगा तो तापमान में अचानक सा एक ड्रास्टिक चेंज देखा जाएगा, एकदम से चेंज देखा जाएगा। हाँ आगे कहेगा इसी कारण वायु ऊपर उठती है, एकदम तापमान में चेंज करेगा तो क्या होगा, और बादल बनते हैं और बारिश, बादल बनते हैं और बारिश कब होगा, हम लोग देखते हैं ना जी कि जब एक बार गर्मी का माहौल था, एक बार बारिश होने लगा, कभी देखते हैं मुन्ना जी से, ठीक होता हूँ मम्मा बताओ, ठीक है। मेरा वो कह रहा है कि जब धूप कर ले, अगर मौसम नहीं बना एक बार लगता है कि बारिश हो गया, नहीं होता है, बादल घेरा तुरंत 5 मिनट के अंदर झमाझम बारिश, ठीक याद रखिए। अब देखिए कहेगा बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात, सुन लो बात बाद में कर ले रहा, बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, क्या बोलेंगे, बहिरुष्ण बोलने से लग रहा है कि बाहर नहीं, सुन लो ध्यान समझ में आ जाएगा। वे चक्रवात वायु प्रणालियां, वे चक्रवातीय वायु प्रणालियां जो उष्णकटिबंधीय से दूर, उष्णकटिबंध से और मध्य उच्च अक्षांशों विकसित होते हैं, समझ लो उष्णकटिबंध से दूर कहने का मतलब, सुनो ना सुनिए ना, ठीक है। उष्णकटिबंधियों से दूर का मतलब जहां गर्मी वाला मौसम है, जिस कटिबंध में पूरा गर्मी रहता है, जहां निम्न दाब का केंद्र रहता है, उससे दूर मध्य अक्षांश या ध्रुवीय इलाका में, मध्य अक्षांश या जिसको शीतोष्ण बोलते हैं, और मध्य अक्षांश वाला शीतोष्ण हो जाता है और उसके बाद ध्रुव पर ठंडा हो जाता है, वैसा इलाका में बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात आएगा, बात याद रखना, ठीक है, स्पेशलिटी बता रहे। वे चक्रवातीय वायु प्रणालियां जो उष्ण कटिबंध से दूर मध्य व उच्च अक्षांश, उच्च अक्षांश मतलब और उच्च क्या होगा, ध्रुव, और ध्रुव होगा ना, बोलो, ठीक है, तो अक्षांशों में विकसित होते हैं, उन्हें बहिरुष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहता है। बताया आपको कि शीतोष्ण मध्य अक्षांश को शीतोष्ण बोलते हैं ना, अरे बोलो, ठीक है। आगे मध्य तथा उच्च अक्षांशों में जिस क्षेत्र से ये गुजरते हैं वहां मौसम संबंधी अवस्थाओं में अचानक तेजी से क्या होता है, मध्य अक्षांश या उच्च अक्षांश जहां से भी ये चक्रवात गुजरेगा वहां मौसम में अचानक क्या है, बहिरुष्ण या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, यानी शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात को हम लोग क्या बोल रहे हैं, बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात। बहिरुष्ण किसके कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के कॉन्टेक्स्ट में, उससे बाहर, उष्ण कटिबंध से क्या बाहर, यानी शीतोष्ण के पास, यानी मध्य अक्षांश के पास या ध्रुव के पास जब ये चक्रवात गुजरेगा तो वहां मौसम में क्या आ जाएगा, चेंज आएगा, क्या आ जाएगा, तो याद रखिए बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात ध्रुवीय वातावरण के साथ साथ बनते हैं। अभी बताया आपको कि ध्रुवीय वातावरण के साथ साथ बनता है आपका कौन, बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात। बहिरुष्ण कटिबंधीय आरंभ में वातावरण अचर होता है, शुरुआत में तो टेम्परेचर सेम रहेगा, आरंभ में वातावरण क्या रहेगा, उत्तरी गोलार्ध में वातावरण, उत्तरी गोलार्ध में वातावरण के दक्षिण में कोष्ण और उत्तर दिशा में ठंडी हवा प्रवाहित होती है, ठीक है, याद रखिएगा। क्या बोल रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में वातावरण के दक्षिण में कोष्ण, कोष्ण मतलब क्या होता है, गर्म, कोष्ण मतलब क्या होगा, गर्म, कोष्ण मतलब उष्ण, कोष्ण वर्ड बोलता है मतलब उष्ण के लिए बोलता है कोष्ण, ठीक है, ध्यान समझिए, यहां पर समझने वाला चीज है। क्या रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में वातावरण के दक्षिण में, वातावरण के दक्षिण, ठीक है, वातावरण के दक्षिण समझ में आ रहा है किसी को यहाँ पर, अरे अभी नहीं समझाएं जी कि आपका वातावरण कब बनेगा, जब एक जगह ठंडा एक जगह गर्म वायु होगा तो उसके बीच वाला एरिया जो होगा उसको तो वातावरण बोले, तो वातावरण यहाँ बना, ऊपर कोई ठंडा होगा चाहे गर्म होगा ही ना होगा, तो उसको दक्षिण में आपकी क्या बोल रहा है, गर्म, काहे आपकी बोल रहा है, अभी थोड़ा देर पहले आपको थोड़ा देर पढ़ाया आपको कि बहिरुष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात आएगा वो उष्ण के बाहर आएगा, तो उष्ण के बाहर यानी ऊपर ही अक्षांश में आएगा, उष्ण तो यहाँ था, गर्म वाला यहाँ था, अरे विषुवत रेखा के आसपास सब गर्मी गर्म वाला इलाका होता है, उससे ऊपर शीतोष्ण वाला आता है, उससे ऊपर ध्रुव वाला इलाका आता है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि बहिरुष्ण, बहिरुष्ण मतलब आप बाहर की ओर आ जाइए, तो बाहर की ओर नीचे में तो गर्म है, नीचे क्या रहा और ऊपर क्या रहा, तो इसलिए बोल रहा है कि उत्तरी गोलार्ध के वातावरण के दक्षिण में, देखिए कॉम्प्लिकेट वर्ड होता है, जैसे
एक की लाइन पूरा अच्छा से पढ़ेगा तब समझ आएगा। उत्तरी गोलार्ध पहले पूरा उत्तरी गोलार्ध आ जाएगी, ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उसमें जो वाताग्र बना उसके दक्षिण में कोष्ण, दक्षिण में अब समझा कोष्ण किसको, दक्षिण वाला उष्ण वाला गर्म वाला को बोल रहा। आप पढ़ेंगे आप पूरा वहां दिमाग लगाइएगा, मतलब मानो फिगर वैसी बना के रखिए अभी, ठीक है, हम पढ़ेंगे पूरा समझ में आएगा। देखिए क्या बोल रहे हैं आप, बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात ध्रुवीय वाताग्र के साथ बनते हैं, आरंभ में वाताग्र चक्र रहता है, ठीक है। अब ई लाइन पढ़ेंगे, ध्यान समझिएगा। उत्तरी गोलार्ध में वाताग्र के दक्षिण में कोष्ण, अब समझ आ रहा है, उत्तरी गोलार्ध पहले ऊपर वाला गोलार्ध में आ जाइए, और ऊपर गोलार्ध में वाताग्र के दक्षिण में, वाताग्र बीच में बनेगा ना, तो उसके कोई उत्तर में होगा कोई दक्षिण में होगा, गर्म ठंडा है कि नहीं, तो दक्षिण में कौन सा, कोष्ण, दक्षिण में कोष्ण, वह उत्तर दिशा में ठंडी हवा प्रवाहित होती है, उत्तर दिशा में ठंडी। उत्तरी गोलार्ध में वाताग्र के दक्षिण में, जैसे उत्तरी गोलार्ध में उत्तर दक्षिण भी होगा ना, अरे उत्तरी गोलार्ध हो गया, उसके जो वाताग्र बना उसके दक्षिण, उसके कॉन्टेक्स्ट में, हर चीज के कॉन्टेक्स्ट में तो देखा है उत्तर दक्षिण ना, ठीक है। तो याद रखिएगा जो वाताग्र बना उसके दक्षिण में इस बार क्या है, गर्म, ऊपर क्या है, ठंडा। अगर तुमको पता है क्यों ठंडा है, क्योंकि हम इस बार बाहर जा रहे हैं, गर्म के बाहर के बारे में पढ़ रहे हैं, मध्य अक्षांश से पढ़ रहे हैं, तो मध्य अक्षांश से पढ़ रहे हैं, तो वहां पर वाताग्र बना है, यानी अब की बार नीचे गर्म होगा, क्या कि नीचे वाला उष्ण कटिबंधीय था, ऊपर वाला शीतोष्ण वाला है, ठंडा वाला आ गया है कि नहीं, शीत वाला आ गया, तो वही पढ़ना चाह रहे हैं हम। कहेगा आपसे उत्तरी गोलार्ध में वाताग्र के दक्षिण में कोष्ण और उत्तरी दिशा में ठंडी हवा प्रवाहित होती है। जब वाताग्र के साथ वायु दाब कम हो जाता है, जब वाताग्र के साथ वायु दाब क्या होता है, तो कोष्ण वायु उत्तर दिशा की ओर और ठंडी वायु दक्षिण दिशा में घड़ी की सुइयों के विपरीत चक्रवातीय परिसंचरण करती है ना। क्या बोले कि जब उत्तरी दिशा में जो ठंडा है और नीचे में क्या है, गर्म, नीचे में क्या है, गर्म, समझाते रहे कैसे हम क्या बता रहे हैं, समझाते रहे, ठीक है, समझ जाइएगा। देखिए उत्तरी दिशा में ठंडा बोले और दक्षिणी दिशा में किसके कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं, वाताग्र के, जो वाताग्र अभी तक बना उसकी बारे में बात कर रहे हैं कि ऊपर में ठंडा, इस बार गर्मी नीचे वाला में, गर्म वायु कहाँ रहेगा, नीचे में। जनरली आप तो यही नहीं जानते हैं जी कि ऊपर गर्म वाला ऊपर चल जाता है, गर्म वाला क्या जाता है, तो वही बोल रहा है कि जैसे ही वायु दाब कम होगा, जैसे ही आपका प्रेशर क्या होगा, कम होगा, ठीक है, जैसे ही प्रेशर कम होगा वैसे ही कोष्ण वायु उत्तर दिशा में, जो नीचे है वो कहां जाएगा, ऊपर दिशा में, मतलब ऊपर चल जाएगा गर्म वाला, जैसी वायु दाब कम होगा, ठीक है, कहां चल जाएगा, ऊपर। कहा है कि गर्म जहां वायु होगा वहां पर प्रेशर कम होगा, कहा है कि ऊपर उठेगा, वो क्या होगा, ऊपर उठेगा, ठीक है, याद रखिएगा। जब वाताग्र के साथ वायु दाब कम होता है तो कोष्ण वायु उत्तर दिशा की ओर तथा ठंडी वायु दक्षिण दिशा में घड़ी के सुई के विपरीत चक्रवातीय परिसंचरण करते हैं। देखिए हम समझा रहे हैं, अगर मार्कर रहता हम समझा देते हैं। देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, कहाँ है, दिखाई दे रहा है, बता रही है, वाताग्र बना, इसके नीचे गर्म वायु था कोष्ण वायु, इसके ऊपर क्या था, ठंडा वाला यानी शीतोष्ण वायु, है ना। तो कह रहा है कि जैसे ही वायु दाब कम होगा, जैसे ही वायु दाब क्या होगा, तो घड़ी के सुई के विपरीत हम चक्रवाती उपकरण कर देंगे। घड़ी के विपरीत ही ना होगा, ये ठंडा वाला इधर क्यों आने लगे, याद आ रहा है, ठंडा कर कैसे आएगा और गर्म वाला कैसे जाएगा, बोलिए, इस डायरेक्शन में ऐसे, और इस कारण से चक्रवात चले लगेगा। तो बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात, चक्रवात मतलब ही नहीं समझते हैं आप, और चक्रवात मतलब निम्न दाब का केंद्र, चक्रवात का मतलब ही होता है निम्न दाब का केंद्र। निम्न दाब का केंद्र बनेगा तभी चक्रवात बन सकता है, चक्रवात यानी केंद्र में जब निम्न दाब का केंद्र बनेगा, जैसे ही प्रेशर आपका कम होगा, ये घूर्णन करने लगा एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन करने लगेगा, यानी जो ठंडा वाला है ऊपर जो था वो दक्षिण को जाने लगेगा, और जो दक्षिण को ऊपर जाने लगेगा, और ऐसे ही चक्रवात का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या है समझा, अब समझ आई नहीं है, लीजिए किसका लो। जैसे मन में, जैसे देखिए इस छोटा चीज आपको पता है, मगर मन में ऐसे बढ़ जाने पर आपको, जैसा पढ़ेगा 4 लाइन 10 लाइन तो तुरंत दिमाग में बात जाएगा आपका, ठीक है, रटना नहीं पड़ जाएगा, ठीक है। तो बोलिए, अगर बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात बोले तो पूरा मैकेनिज्म समझ में आया, इसका पूरा मैकेनिज्म अपना टूटी फूटी भाषा में यही तो होगा ना,
कि उत्तरी गोलार्ध में, ध्यान समझिएगा, बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवात पहली बात तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बाहर बनेगा, मध्य अक्षांश और ऊपरी अक्षांश पे, यानी ऊपरी अक्षांश बोले तो ध्रुव, और मध्य अक्षांश तो मध्य अक्षांश बीच वाला में, ठीक है, वहां बनेगा। वहां जब बनेगा तो उत्तरी गोलार्ध में जब हम देखते हैं इसको, तो वातावरण के दक्षिण में आपका गर्म वायु यानी कोष्ण वायु और ऊपर में ठंडा वायु रहेगा। और जैसे ही निम्न दाब का केंद्र बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ठंडा वायु दक्षिण में आने लगेगा वातावरण के, और उत्तर में जाने लगेगा गर्म वायु। ऐसे चलने लगेगा, घड़ी ऐसे चलता है, ऐसे चलने लगेगा एंटी क्लॉकवाइज। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है उत्तरी गोलार्ध है कि हम सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में पढ़ा है, बोले समझना। देख कितना यहीं से वर्ड निकाल के दे देता है एग्जाम में, तो कितना अंदर की बात है, ऊपर आपको इतना समझ में नहीं आता होगा, ठीक है, जब पढ़ते होंगे बुक तो इतना अंदर की बात नहीं समझ आता होगा, तो ये सब से निकाल के ये सब चीज पूछता है आजकल। चलिए तो अब समझ में आ गया होगा आपको। एक बार फिर से हम इसको पढ़ते हैं आराम से, सब कोई उस फिगर को जब समझ गया है तो अपने आप में आत्मसात करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, समझी छोटी। चलिए, बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवात, पूरा बात पूरा मैकेनिज्म छप जाना चाहिए दिमाग में आपका, क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं पूरा जो हम अटना चाहिए, यही सब चीज पूछता है। वे चक्रवातीय वायु प्रणाली, अब चक्रवाती क्यों बोल रहे थे, चक्रवात बन रहा है, ठीक है, क्यों बोल रहा है समझ में आ रहा हूं, ठीक है। वे चक्रवातीय वायु प्रणाली जो उष्णकटिबंध से दूर, कहां पे, मध्य में या उच्च अक्षांश में, दूर उष्णकटिबंध यहां बन रहा था, उससे दूर या तो मध्य या तो और दूर, जो उष्णकटिबंध से दूर मध्य और उच्च अक्षांशों में विकसित होते हैं उसे बहिरुष्ण या शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। मध्य तथा उच्च अक्षांशों में, ध्यान सुनो, मध्य तथा उच्च अक्षांश में जिस क्षेत्र में ये गुजरते हैं, मध्य तथा उच्च अक्षांश क्षेत्र में जहां से गुजरते हैं, वहां मौसम संबंधी अवस्थाओं में अचानक क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, अचानक क्या आ जाएगा, बदलाव आ जाएगा। बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवात ध्रुवीय वातावरण के साथ बनते हैं। बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवात किसके साथ बनेगा, ध्रुवीय वातावरण के साथ बनेगा। आरंभ में वातावरण अचर रहता है, शुरुआत में क्या रहता है, अचर। कहेगा कि उत्तरी गोलार्ध में वातावरण के दक्षिण में कोष्ण और उत्तरी दिशा में ठंडी हवा प्रवाहित होती है। जब वातावरण के साथ वायु दाब क्या होता है, कम हो जाता है, वातावरण के साथ वायु दाब क्या हो जाएगा, तो कोष्ण वायु उत्तर दिशा की ओर, ठंडी वायु दक्षिण दिशा में घड़ी के सुई के विपरीत चक्रवातीय परिसंचरण करती है, और इस चक्रवातीय प्रवाह से बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवात विकसित होती है। यही से इसी का नाम एक्चुअली पड़ गया बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवात, यानी कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात से बाहर, बहिरुष्णीय, ठीक है, याद रखना है। जिसमें एक उष्ण वाताग्र और एक शीत वाताग्र होता है, जिसमें क्या होता है, एक उष्ण वाताग्र, एक शीत वाताग्र होता है। कोष्ण वायु आक्रामक रूप से ठंडी वायु के ऊपर चढ़ती है। एक तरह से तुम यहां से देखेगी तो वही ना चढ़ रहा उस पर, अरे यहां से देखेगी तो नहीं लगेगा कि उस पर चढ़ रहा है और उसको दबा रहा है तो अब नीचे आ रहा है वहां से, जैसे समझी, जैसे ऐसे है, ऐसे चढ़ रहा उस पर, ओवरलैप करने की कोशिश कर रहा तो दब के नीचे आ रहा है इस डायरेक्शन से, ऐसे ही चढ़ रहा तो कहां रहा है, नीचे। एक तरह से वही बल आता है, समझ में, ठीक है, वही चीज जिसमें एक उष्ण वातावरण एक शीत वातावरण बनते हैं, और कोष्ण वायु आक्रामक रूप से ठंडी वायु के ऊपर चढ़ती है और उष्ण वातावरण के पहले भाग में अस्तरी मेघ दिखाई देती है, ठीक है। कहेगा कि उष्ण वातावरण के पहले भाग में अस्तरी मेघ दिखाई देती है और वर्षा होता है, ठीक है। मेघ बनेगा तो क्या बनेगा, वर्षा, क्या होगा, वर्षा। शीत वातावरण के साथ कपासी मेघ बनता है। शीत वातावरण के साथ क्या बनेगा, मगर उष्ण वातावरण के साथ क्या बनेगा, अच्छा, उष्ण वातावरण शीत वातावरण जो डेफिनेशन समझा उसके अनुसार ही बोल रहा है, फिर से है, देखिए, उष्ण वातावरण के साथ अस्तरी मेघ बन रहा है, समझिए, उष्ण वातावरण पढ़ते हैं तो इसका मतलब होता है कि ठंडा वायु को दबाना गर्म के द्वारा, जब उसको दबाएगा तो अस्तरी मेघ बनेगा। मगर एक डायरेक्शन में इधर भी तो वातावरण बन रहा ठंडा वाला, क्या कि इधर से अगर देखिएगा तो लगेगा कि इसके ऊपर क्या हो रहा है, इसको ऊपर ढकेल रहा है, अरे इधर से ऊपर ढकेल रहा होगा तब ना ऊपर जाकर उधर चढ़ रहा है, बोलिए। तो इधर से देखिएगा तो इधर कपासी मेघ, कौन सा मेघ, तो ऐसे मन में याद रखना, शीत वातावरण जो होता है उसके साथ कपासी मेघ, और गर्म वातावरण जो है या उष्ण वातावरण है वहां पर स्तरी मेघ,
कि कितना अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। अगर कथनकार को बन जाए अगर क्वेश्चन तो बन जाएगा अच्छा क्वेश्चन ही, ठीक है। तो कोष्ण वायु आक्रामक रूप से ठंडी वायु के साथ चढ़ती है और उष्ण वाताग्र के पहले भाग में स्तरी मेघ दिखाई देता है और बारिश होता है, और शीत वाताग्र के साथ कपासी मेघ बनते हैं, और शीत वाताग्र उष्ण वाताग्र की अपेक्षा तीव्र गति से चलते हैं। ये भी बात याद रखिएगा, कह रहे दोनों में तीव्र गति से कौन चलेगा, शीत वाताग्र, ठीक है। तो याद रखना है शीत वाताग्र उष्ण वाताग्र की अपेक्षा तीव्र गति से चलते हैं और अंततः उष्ण वाताग्र को पूरी तरह से ढक देते हैं। उष्ण वाताग्र को पूरी तरह क्या करते हैं, ढक देते हैं। और यह कोष्ण वायु ऊपर उठती है और इसका भूतल से कोई संपर्क नहीं रहता, ऊपर उठ जाती है और भूतल से कोई संपर्क नहीं रहता और अधिविष्ट वाताग्र बनता है। जैसे भूतल से दूर हो जाए तब अधिविष्ट वाताग्र, चौथा वाला एग्जांपल पढ़ाए थे, ठीक है। तो अधिविष्ट वाताग्र बनता है एवं चक्रवात धीरे धीरे क्षीण हो जाता है। जैसे ही दूर हो जाएगा भूतल से बहुत दूर तो अधिविष्ट बन जाएगा। अधिविष्ट मतलब समझिएगा कि अब वृष्टि नहीं होगा, अब वृष्टि नहीं होगा। वृष्टि मतलब वर्षा नहीं होगा, बहुत दूर हो गया भूतल से। बोलिए, क्योंकि वृष्टि कब तक हो रहा था, जब ऊपर की ओर जा रहा था, जब पूरी तरह चल जाएगा। क्योंकि बहुत दूर चल गया जी, बहुत दूर जाने का मतलब कि आप समझिए कि उष्णकटिबंधीय था, उससे मध्य अक्षांश से उत्तरी ध्रुव की ओर चली गया, बहुत दूर चली गया, ठीक है। याद रखिएगा जब भूतल से बहुत दूर चल जाए तो क्या हो जाएगा, वाताग्र एक बनेगा, अधिवृष्टि वाताग्र। अधिवृष्टि वाताग्र जब बनेगा तो बारिश नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा मन में, कभी ऐसा क्वेश्चन लिया जाए तो पूरा वाताग्र को एक तरह से इसमें समेट लिया है, चारों वाताग्र को समझा दिया एक तरह से। अगर आपको समझ में आया होगा तब, ऐसा बात कुछ कुछ तो समझ में आया होगा। अब है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। कौन चक्रवात, तो थक गया क्या, ठीक है, बैठने बैठने थक जा रहा, हम समझा रहे हैं, ठीक है। लड़ुआ गया, कर लड़ुआ गया वो तो लड़की को बोल जाए ये वाला पढ़ने को छुट्टी दे देगा कि समाज में आना चाहिए सब पॉइंट। उष्णकटिबंधीय, सुनो, ट्रॉपिकल साइक्लोन, ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय चक्रवात कम दाब वाले उग्र मौसम तंत्र है। कम दाब वाला क्या होता है, इतना तो तुमको समझ में आएगा। उष्ण चक्रवात बोल रहा है, दाब क्या होना चाहिए, क्योंकि उष्ण में तो गर्म, और जहां गर्म होगा जहां वायु कहाँ उठेगा, ऊपर उठेगा, तो दाब क्या हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। पहली बात, कोई भी चक्रवात बनेगा तो निम्न दाब का ही केंद्र, इतना समझ में आ गया ना। प्रति चक्रवात में उच्च दाब का केंद्र बनता है केंद्र में, ठीक है। चलो सुनो, कहेगा कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात कम दाब वाले उग्र मौसम तंत्र है और 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच चलेगा, ठीक है। 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण, इसके बीच में ही चक्रवात आएगा उष्णकटिबंधीय। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात 30 डिग्री साउथ से 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ से 30 डिग्री, ये सब क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ कितना के बीच बनेगा, 30 डिग्री नॉर्थ, हाँ दक्षिणी बोल सकते हैं। आगे कहेगा आपसे कि इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 12 से 14 किलोमीटर होती है। सोच के देखिए आप, 12 से 14 किलोमीटर हो गया, यानी लगभग क्षोभ सीमा तक पहुंच गया। क्या 18 ना हार्ड लग रहा है, ठीक है। तो 12 से 14, 18 हार्डली क्षोभ का पता है ना, क्षोभ मंडल हार्डली ऊंचाई कितना है, 18 किलोमीटर। अरे औसत 13 ना है, औसत तो ओवरऑल हो गया पागल, और 18 तो हार्डली ऊंचा कितना है 18, जिससे 12 से 14 तक आपका चक्रवात बनता है, ये हम तुमको बता रहे हैं, ठीक है, ऊंचाई तक। तो कहेगा इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितना होगा चक्रवात का, 12 से 14 किलोमीटर। और उष्णकटिबंधीय चक्रवात कोई ऊर्जा की प्राप्ति समुद्र सतह से प्राप्त जलवाष्प संघनन प्रक्रिया में छोड़ी गई गुप्त उष्मा से होता है। ध्यान दीजिएगा, ये बात कह रहा ना कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऊर्जा की प्राप्ति समुद्र सतह से प्राप्त जलवाष्प के संघनन प्रक्रिया में छोड़ी गई, ठीक है। याद रखिएगा गुप्त उष्मा होती है और ये चक्रवात आक्रामक पवनों के कारण विस्तृत विनाश, अत्यधिक वर्षा और तूफान होता है, ठीक है। याद रखिएगा ये चक्रवात बहुत तेजी से आएगा, विस्तृत क्षेत्र तक आपका फैलेगा, ठीक है। और इसका जो ऊर्जा कहां से आएगा, इस चक्रवात का पानी जो लेगा उस समुद्र के सतह के संघनन के द्वारा जो छोड़ी गई जो जल वाष्प होता है उससे प्राप्त कर लेता है वायु, ठीक है। ऐसे वाष्पोत्सर्जन हुआ, ठीक है, और उसे संघनित जो वायु होगा, ठीक है, उसके छोड़ी गई जो उसमें जो जल का कण होगा उससे आपका जल प्राप्त कर लेता है और खूब बारिश करेगा, ठीक है, बहुत तीव्र आंधी तूफान आ जाएगा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात।
आक्रामक रूप से पवनों के कारण विस्तृत विनाश, अत्यधिक वर्षा और तूफान लाता, बहुत तेजी से चलेगा होता है। यह चक्रवात विध्वंसक प्रकृति आपदा में से एक है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में वायु दाब प्रवणता बहुत ही अधिक होता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है, इसमें वायु दाब प्रवणता क्या होता है? आप समझ में आ रहा होगा वायु दाब प्रवणता काहे बोल रहा है? हाई से लो की ओर इसका बढ़ रहा है, यानी लो बहुत ज्यादा हो जाता होगा, कहीं हाई रहता होगा और लो इतना ज्यादा बन जाता होगा, तो बहुत तेजी से वायु चलता होगा, चक्रवात आ जाता होगा, ताकि लो प्रेशर बनेगा। दाब प्रवणता मतलब यही ना समझाया है? अब तो समझ में आ रहा होगा दाब प्रवणता, कभी भी नहीं आ रहा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात में वायु दाब प्रवणता बहुत अधिक होती है और चक्रवात का केंद्र गर्म वायु, निम्न वायु दाब एवं मेघ रहित क्रोध होता है। एक विकसित उष्णकटिबंधीय चक्रवात की विशेषता इसके केंद्र के चारों ओर प्रबल सर्पिल पवनों का परिसंचरण है और जिसे इसकी आंख कहते हैं। क्या कहते हैं? आंख। देखिए चक्रवात का जो आंख होता है ना, उसका केंद्र होता है, एक तरह से याद रखिए, ठीक है, पूछ देता है ये, तो याद रखना है। कहेगा कि इसके केंद्र के चारों ओर प्रबल सर्पिल पवनों के परिसंचरण है और जिससे इसे क्या कहते हैं? आंख। और इस परिसंचरण प्रणाली का व्यास जो होगा वो 150 किलोमीटर से 250 किलोमीटर तक होगा और इसका केंद्रीय क्षेत्र शांत होगा। केंद्रीय क्षेत्र, केंद्र में निम्न दाब केंद्र रहेगा और जो बारिश जो भी आएगा ना, सब बाहर की ओर होता है, केंद्र पर कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, ये बात याद रखना। केंद्र क्या होगा? शांत, जहां पवनों का अवतलन होता है। और हिंद महासागर में ये चक्रवात अटलांटिक महासागर, देखिए कहेगा इस सब का उष्णकटिबंधीय चक्रवात होता है, क्वेश्चन पूछ जाता है एग्जाम में, समझ लो अभी से। उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं, हर जगह उसका नाम अलग अलग होता है। अगर यही चीज हिंद महासागर में आएगा तो चक्रवात बोल देंगे। क्या बोल देंगे? अगर उष्णकटिबंधीय चक्रवात हिंद महासागर में आएगा तो क्या बोल देंगे? क्या बोलेंगे? और अटलांटिक महासागर में आएगा तो हरिकेन, अटलांटिक महासागर में आएगा तो हरिकेन, और पश्चिमी प्रशांत महासागर में टाइफून, पश्चिमी प्रशांत महासागर चाहे दक्षिण चीन सागर में क्या बोल देंगे? और ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया बिलीबिली। तो इसे तो हरदम हम बताते भी रहते हैं, आप सुनते होंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया वाला क्षेत्र में कहेगा बिलीबिली, और ऐसे बहुत बार पूछा है कि ऑस्ट्रेलिया में आता चक्रवात उसको कहते हैं बिलीबिली। दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर में टाइफून, हरिकेन अटलांटिक महासागर में, चक्रवात हिंद महासागर में। फिर से बोलिए, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होगा हिंद महासागर में आएगा तो क्या नाम पड़ेगा? अगर दक्षिण प्रशांत महासागर या चीन सागर में आएगा तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेगा? हरिकेन। और टाइफून बोलेंगे, सही बोलेंगे टाइफून। अटलांटिक महासागर बोलेगा हरिकेन, अटलांटिक महासागर क्या होगा? और याद रखिएगा, आपसे अगर ऑस्ट्रेलिया में, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पूछे क्या बोलेगा? ठीक है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न होती है। कहेगा उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, उष्णकटिबंधीय महासागरों में उत्पन्न होती है और विकसित होते हैं, और इसके उत्पत्ति के विकास के लिए अनुकूल स्थिति होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए? ध्यान सुन लीजिए, ठीक है, 4-5 लाइन है, सुन लीजिए बात। कहेगा बृहद समुद्री विस्तार होना चाहिए इसके लिए, बहुत बड़ा आता है, जहां तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो, यानी 27 डिग्री सेल्सियस को हम लोग रूम टेम्परेचर बोलते हैं। इससे रूम टेम्परेचर से अधिक तापमान चाहिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात आने के लिए, और समुद्र का विस्तार बहुत बड़ा हो। एक बात, ठीक है, एकदम समझिए। दूसरा, कोरियोलिस बल का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरियोलिस बल किसको कहते हैं? जब पृथ्वी घूमता है पश्चिम से पूरब की ओर तो एक हवा एक बल का अनुभव करता है, उस बल को कोरियोलिस बल कहता है, और उस बल को फेरेल के द्वारा अच्छा समझाया गया था, तो फेरेल के नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फेरेल के, तो याद रख लीजिएगा, वो सब समझा दिए हैं। आगे, ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में अंतर कम होना चाहिए। ऊर्ध्वाधर पवनों की जो गति, ऊर्ध्वाधर ऐसे जो हो रहा है ना, गति में बहुत कम डिफरेंस होना चाहिए। सब ऐसे ऐसे चलेगा तो यहाँ पर जो उसका गति रहेगा, यहाँ पर वही गति रहना चाहिए लगभग, तो उसका गति बना रहेगा। बहुत कम अंतर के साथ ऊर्ध्वाधर गति करेगा। उसमें 3 मतलब आराम से रटना नहीं, यही सब पूछता है आजकल एग्जाम में कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात आने का मुख्य कारक, तो समुद्री क्षेत्र का विस्तार बहुत बड़ा होना चाहिए, 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर होना चाहिए, एक बात यह है। दूसरा बात कि वो आपका जो चक्रवात ऊर्ध्वाधर जो आपका गति होगा उसमें बहुत कम का अंतर होना चाहिए, 2 बात, ठीक है। तीसरा बात क्या बताया? कोरियोलिस बल होना चाहिए, ठीक है। ये सब रटे हुए चीजें एग्जाम में ऑप्शन देखिए तो समझ में आता है कि आप सब पढ़े हैं, अब तो अब अनुभव समझ में आ रहा है, हाँ इसी का तो गति करता पाओगे, तो अपने आप समझ में आ जाएगा, रटना नहीं पड़ता है। चौथा बात समझ लीजिए, कमजोर निम्न दाब क्षेत्र, कमजोर निम्न दाब, क्योंकि निम्न दाब आएगा तभी ना चक्रवात बनेगा जी, तो ये तो पहला प्रायोरिटी है। हमको कहीं भी चक्रवात बनाना है तो पहले तो एक मन में फिक्स होना चाहिए
कि लो प्रेशर वहां पे जनरेट होना चाहिए। बोले 4 बार समझ रहे। अब यही सब कारक पूछता है तो रटता है आदमी, 10 बार रटेगा तब भी बोला जाए एग्जाम में। मगर हम जिस तरह से पढ़ाएं आपको एक बात अब समझ में आ रहा काहे ऐसे होगा, ये समझ में आ रहा होगा। क्योंकि निम्न दाब बनेगा, चक्रवात बनेगा। पहला बात, समुद्र विस्तृत क्षेत्र रहेगा तो जब चक्रवात आएगा कहीं पे तो उसे पानी लेना उसको आसान हो जाएगा। अगर बहुत बड़ा क्षेत्र में रहेगा तो बहुत पानी भर भर के ले जाएगा, विनाशकारी होगा ये बड़ा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात विनाशकारी होता है। एक आपदा का एक कारक ये भी है, बहुत बड़ा जो आपदा आता है, कैटास्ट्रॉफ है। 5वां बात, समुद्र तल तंत्र पर ऊपरी अपसरण। ठीक है, समुद्र तल का ऊपरी अपसरण मतलब ऊपर की ओर क्या होगा, अपसरित तो होगा। याद रखिएगा, पानी उठेगा इसका, ठीक है, याद रखिएगा, उसके कारण ये चक्रवात। तो यह चक्रवात का कारक हो गया। ये सब आपका इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करता है ये सब चक्रवात को आने में। ठीक है, चक्रवातों को और अधिक विध्वंसक करने वाली ऊर्जा संघनन प्रक्रिया द्वारा ऊंचे कपासीय स्तरीय मेघों से प्राप्त होता है। अभी समझाया कि ऊंचा कपासीय स्तरीय मेघ कहां पर बन रहा था, जब ठंडा वायु गर्म वायु के ऊपर चढ़ रहा था, उष्णकटिबंध के ऊपर मध्य या उच्च अक्षांशों पर, वहां पर आपको बन रहा था। एंटी क्लॉकवाइज जब जा रहा था तो कपासी मेघ बन रहा था। स्तरी में कहां बन रहा था, जब ऊपर की ओर उठ रहा था गर्म वायु, चढ़ रहा था ठंडा वायु के ऊपर, तो वहां पर एक मेघ बन रहा था जिससे बारिश हो रहा था। स्तरी में होकर रहे थे। बोलिए, अभी सब डाउट नहीं होना चाहिए। चक्रवातों को और अधिक विध्वंसक करने वाली ऊर्जा संघनन प्रक्रिया द्वारा ऊंचे कपासीय स्तरीय मेघों से प्राप्त होता है, जो इस तूफान के केंद्र को घेरे रहती है। और कहेगा समुद्र से लगातार आर्द्रता की आपूर्ति से तूफान अधिक प्रबल होता है। समुद्र से लगातार आर्द्रता मतलब वायु इसमें मिलते रहेगा, पानी, आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी, इसमें मिलते रहेगा तो और भी तीव्र हो जाता है और विध्वंसक हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रबल हो जाता है। स्थल पर पहुंचकर आर्द्रता की आपूर्ति रुक जाती है और ये छिन्न होकर समाप्त हो जाती है। और वह स्थान जहां से उष्णकटिबंधीय चक्रवात तट को पार करके जमीन पर पहुंचते हैं, चक्रवात का लैंडफॉल कहा जाता है। लैंडफॉल मतलब चक्रवात वहां खत्म होने लगेगा। लैंडफॉल मतलब जमीन और फॉल मतलब गिरना। ठीक है, फॉल मतलब चक्रवात वहां नष्ट हो गया, फॉल कर गया। ठीक है, कई समुद्र में जब तक था आर्द्रता ले रहा था, उससे पानी ले रहा था, पूरा विध्वंसक था। जैसे ही वो सीमा तो समुद्र से आपका लैंड की ओर आए, वहीं पर इसका लैंडफॉल शुरू हो जाता है। कैसे कहते हैं कि इसका पतन शुरू हो जाता है वो। ठीक है, चक्रवात का ये चक्रवात प्राय 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरते हैं और उनकी दिशा अनिश्चित होती है और ये अधिक विध्वंसक होते हैं। वह स्थान जहां उष्णकटिबंधीय चक्रवात तटों को पार करके जमीन में पहुंचते हैं, चक्रवात का लैंडफॉल कराते हैं। तो बताइए अभी आपको, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए कुछ अंतर बताया गया है इसमें। ठीक है, उसी का दूसरी बात सुन लीजिए। कहेगा कि बहिरुष्ण और उष्णकटिबंधीय दोनों पढ़े ना, तो दोनों जब पढ़ी नहीं तो अंतर समझ लीजिए क्या अंतर होगा भाई। तो पहला बहिरुष्ण बोल रहा है कि इसे अस्पष्ट वातागर प्रणाली होती है। अस्पष्ट वातागर प्रणाली होती है ना इसमें, ठीक है, और इसमें वातागर प्रणाली नहीं होती है। अभी हम उष्णकटिबंधीय पढ़े, इसमें वातागर आपको बताया कुछ भी नहीं बताया, गर्म ये है। ठीक है, और उसमें ठंडा गर्म मिल रहा था, वातागर प्रणाली बन रहा था। तो बहिरुष्ण माला में वातागर प्रणाली स्पष्ट बनता है, इसमें बनता नहीं है। पहला अंतर ये हो गया। इसकी उत्पत्ति जल व स्थल दोनों पर होती है। देखो अभी समझ लो, हम कहें कि बहिरुष्ण वाला जो है जल स्थल दोनों पर होगा, मगर ये तो स्थल पर आकर खत्म हो रहा है, स्थल पर आकर लैंडफॉल इसका स्टार्ट हो जा रहा है। तो अंतर ये भी हुआ। कहेगा इसकी उत्पत्ति केवल समुद्रों में ही होती है, इसलिए तो हर समुद्र का नाम पर इसका नाम पड़ा। ठीक है, कि जैसे ही हिंद महासागर में आएगा चक्रवात बोल देंगे जी, अटलांटिक में आएगा हरिकेन बोल देंगे जी, दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर में आएगा टाइफून बोल देंगे जी, और जब आएगा ऑस्ट्रेलिया में तो बिलीबिलीज बोल देंगे। बोलिए, क्लियर है? आगे तो पूरा अंतर समझना। अब हम जो तरह का जो पढ़ा आपको रटना नहीं पड़ेगा। अगर आप सही से पढ़े तो जितना अंतर तंत्र बता रहा पूरा समझ में आ रहा होगा। इसे समझ के पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है। इसका प्रभाव विस्तृत क्षेत्र होता है। बताइए, बहिरुष्ण वाला का विस्तृत क्षेत्र होगा, इसका तो बताएगा जमीन पर रहते तो खत्म हो जा रहा है। आई जल स्तर पर बढ़ रहा है तो बहुत विस्तृत हुआ ना। एक सिर्फ समुद्र बन रहा है, जल पर खत्म हो जाएगा, एक दोनों जगह बढ़ रहा है तो बहुत विस्तार इसका होगा कहीं ना कहीं। तो दोनों में विस्तृत किसका क्षेत्र होता है? मगर दोनों में विनाशकारी फिर भी कौन होगा? विनाशकारी कौन होगा? विस्तृत तो है ये, मगर विनाशकारी कौन है? तो याद रखना है कि इसका प्रभाव क्षेत्र बहिरुष्णकटिबंधीय चक्रवात से क्या होता है? कम। और यह पश्चिमी पवनों के साथ पश्चिम से पूर्व दिशा में चलता है। पश्चिम से पूर्व दिशा में कौन चलेगा? बहिरुष्ण वाला। कौन चलेगा? बहिरुष्ण। यह पूर्वी पूर्व से पश्चिम दिशा में चलता है, यानी व्यापारिक पवनों का अनुमान करता है। बोलिए, समझ में आया? हमको लगता है कि अगर आप बहिरुष्ण अभी अच्छा समझे होंगे
और उष्णकटिबंधीय चक्रवात अच्छा समझे होंगे, और दोनों का अंतर पूरा दिख रहा होगा। और नहीं भी आपको बोले अगर तो ऑप्शन देखिएगा तो पक्का छट आ जाएगा, आप समझ लिए उसको, रटे नहीं, आप समझे। छोड़ देते हैं इतना ही, बहुत गर्मी भी है। लीजिए किसका है ये, कम कम पढ़े, याद रखें।